नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। युवा पीढ़ी को सहकारिता के साथ जोड़कर कमजोर लोगों का होगा सशक्तिकरण। कोऑप कुंभ 2025 के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। सहकारिता बैंकिंग को पूर्ण रूप से आधुनिक बनाने पर भी दिया जोर। गुजरात के बाद हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी साजिश का पर्दाफाश। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार करके बरामद की 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री। अभी भी जारी है संयुक्त ऑपरेशन। चुनाव आयोग ने की बिहार में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी। मतदान स्थलों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात। 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। अमेरिकी सीनेट में शटडाउन खत्म करने की दिशा में पहला कदम। सरकार की फंडिंग बहाल करने वाले विधेयक को बढ़ाया गया आगे। 8 डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन के पक्ष में किया मतदान। और विश्व निशानेबाजी में भारत का शानदार प्रदर्शन। अनिश ने रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। चैंपियनशिप में अब तक 1 स्वर्ण समेत जीते 5 पदक। और अब विस्तार से समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोऑप कुंभ 2025 का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के सहकारी संगठनों, शहरी सहकारी बैंकों और विभिन्न सहकारिता संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जहां सहकारिता क्षेत्रों के भविष्य और विकास पर चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आईसीए ने वैश्विक रैंकिंग में अमूल को पहला और इफ्को को दूसरा स्थान दिया है, जो देश के सहकारिता आंदोलन की सफलता को दर्शाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया, और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफ्को को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकार डिजी लोन लॉन्च किया गया है, जिससे सहकारी बैंकों की भूमिका मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ना जरूरी है और इसमें आईटी और एआई तकनीक का उपयोग बढ़ाकर कामकाज को और आधुनिक बनाया जाएगा। सहकार डिजी पे और सरकार डिजी लोन, ये दोनों को अम्ब्रेला संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारी युवा पीढ़ी को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ना, इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। इसमें इंजीनियर भी होंगे, डेयरी के साथ जुड़े हुए सभी लोग होंगे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सभी प्रकार के एमबीए तक का कोर्स कर युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी, जिसमें सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और एआई आधारित मूल्यांकन, ये सभी का समावेश करते हुए हम एनालिसिस कर हम कहां पर वीक है, हमारी क्षतियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अभ्यास कर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के बाद अब हरियाणा में भी आतंकियों की धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में संयुक्त अभियान चलाकर एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने अभियान की जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने छापेमारी कर एक कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर से हथियारों का जखीरा,
360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जो संभावित अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकती है और वॉकी टॉकी बरामद किया है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि जांच अभियान अभी भी जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पहले अभियान में एक आतंकी को सहारनपुर से धरा गया था। और अब आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। का प्रमाण आज आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर, मीडिया चैनल्स पर दिख रहा है। इसलिए आतंकवाद की कोई अप्रिय घटना होने से पहले ही आतंक के इन डॉक्टर्स को और आतंक के इस बड़े प्लॉट को भांडाफोड़ करने का काम हमारी देश की सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। पर दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आतंक के प्रति और खास करके इस्लामिक जिहादी आतंक के प्रति एक बहुत ही नरम और सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, कर्नाटका की सरकार के द्वारा वहां पर जेल में कैद इस्लामिस्ट जिहादी आतंकवादी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप सोचिए और कल्पना कीजिए, दो विंडो आपकी मीडिया के भाषा में बनते हैं। इसमें एक विंडो पे दिखता है कि टेरर पर हमला किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक टेरर पर हमला। और कर्नाटका, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर टेररिस्ट के लिए फोन पार्टी और जलसा। एक तरफ टेरर पर हमला किया जा रहा है, नागरिकों को आतंकवादियों के नापाक मंसूबों से बचाया जा रहा है, आतंकवाद की घटना से पहले आतंकवादी के गर्दन पर हाथ रखकर उसको दबोच कर हम पकड़ने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कर्नाटका की जेल से, जहां पर कंट्रोल कांग्रेस का है, आतंकवादी पकड़ा गया है। उस आतंकवादी के लिए हमला नहीं करती कांग्रेस, उसके लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट और जलसा का आयोजन करती है कांग्रेस। एक तरफ भांडाफोड़ हो रहा है डॉक्टर्स का, आतंकियों के आतंक के डॉक्टर्स का भांडाफोड़ एक विंडो में चल रहा है, और दूसरी तरफ बिरयानी फॉर आतंकवादी कर्नाटका की जेल में चल रहा है। फोन फॉर आतंकवादी कर्नाटका की जेल में चल रहा है। वीवीआईपी सर्विसेज फॉर आतंकवादी कर्नाटका की जेल में चल रहा है। और यही दो दृश्य आपको दिखाते हैं आज देश के, कि आतंकवाद के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी लेड एनडीए अलायंस की क्या सोच है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लेड इंडी गठबंधन की क्या सोच है। और आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप लोग टू विंडोज डालेंगे, उससे पहले ये भी तो टू विंडो आप देख लीजिए। ये यासीन मलिक, याद है ना यासीन मलिक कौन है? यासीन मलिक वो आतंकी है जो कन्विक्ट हो चुका है, पर वो पहले कन्विक्टेड आतंकी नहीं था। पहले वो वीवीआईपी गेस्ट था मनमोहन सिंह जी के जमाने में। आज उसी यासीन मलिक के गर्दन पर हाथ डालकर उसको कन्विक्ट कराने का काम किया है। तो ये हम दोनों के बीच का अंतर है। एक आतंकवाद पर हमला करता है और दूसरा आतंकवादी को फोन और जलसा करवाने का काम करता है। और हम जानते हैं कांग्रेस का तो इतना सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आतंकवाद के प्रति, इतना नरम दिल रहे हैं वो आतंकियों के प्रति, कि कभी वो जेएनयू में अफजल समर्थकों और टुकड़े टुकड़े नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। कभी याकूब मेमन, जिसको सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देती है, तो उसके लिए पैरवी करते हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस के मंत्री। कभी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी और हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब ये कहने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी बाटला हाउस आतंकियों के लिए फूट फूट कर रोती है, ये काम करते हैं कांग्रेस वाले। और पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकी जो 26/11 के पीछे थे, जो समझौता ब्लास्ट के पीछे थे, उनको भी क्लीन चिट देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेताओं ने किया है। तो इसीलिए आज कांग्रेस की ये जो नई गारंटी सामने आई है ना, कर्नाटका में कांग्रेस की नई गारंटी है, और वो नई गारंटी का नाम है प्रिजन बना पार्टी हाउस गारंटी। उस नई गारंटी का नाम है कि जेल में होगा जलवा और जलसा मॉडल वाली गारंटी। कांग्रेस पार्टी अपराधी, आतंकी
और बलात्कारी को कैसे बचाती है और कैसे उन्हें वीवीआईपी बनाती है, उसका आज प्रमाण सामने आ चुका है। हम तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी बलात्कारी को वीवीआईपी बनाओ, आतंकी का जलसा कराओ और अपराधियों के लिए पार्टी हाउस बनाओ, इस स्कीम और गारंटी के तहत काम करती है। आज आपने देखा होगा कि जो कर्नाटका के भीतर से जो वहां पर परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल है, वहां से कुछ वीडियोस सामने आए हैं और मैं आपको एक एक करके वो वीडियोस भी दिखाना चाहता हूं और वो कौन है जिसके वीडियोस सामने आए हैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। पहला वीडियो आया है और वो वीडियो है जुहाद हमीद शकील मन्ना। ये वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक आतंकी जो आईसिस का रिक्रूटर है, उसका नाम है जुहाद हमीद शकील, ये आईसिस का ऑपरेटिव रिक्रूटर, इसका काम था कि भोले भाले नौजवानों को रेडिकलाइज करके उन्हें आईसिस के लिए लड़ने के लिए सीरिया से लेकर बाकी जगहों पर भेजने, और इस लक्ष्य को लेकर कई सारे युवाओं को कर्नाटका से और अलग अलग स्टेट से कम 10 से 15 लोगों को इस आतंकी रिक्रूटर ने रिक्रूट करके विदेश भेजने का काम किया ताकि वो आईसिस के लिए, इस्लामिस्ट जिहादियों के लिए लड़ाई लड़ सके 2016 और 20 के बीच में। एनआईए ने क्रैकडाउन किया इस आतंकी पर, इसको गिरफ्तार किया, इसके ऊपर यूएपीए लगा है, इंडियन पीनल कोड की गंभीर धाराएं लगी है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन ये धारा भी लगी है, और ऐसे आतंकी को हाई सिक्योरिटी जोन में रखने की आवश्यकता थी। परंतु आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस आतंकी को मोबाइल फोन का एक्सेस दिया है, टेलीविजन का एक्सेस दिया है और खुले तरीके से वो जेल में बैठकर वहां से फोन लगा रहा है और लोगों से संपर्क कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक तरह से इस आईसिस रिक्रूटर को खुली छूट दे रही है कि वो जेल की सिक्योरिटी से लोगों को रिक्रूट कर सके। तो सोचिए, हम आतंकियों को धर दबोचते हैं, आज देख रहे हैं आप, और जब धर दबोचने के बाद उनको जेल भेजा जाता है तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए यहां पर व्यवस्था करती है कि वो अपने आतंकी मंसूबों को और भी प्रखर रूप से अंजाम दे और भी लोगों की रिक्रूटिंग कर सके। यह कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया है और वो वीडियो है, पहले मैं फोटो दिखा देता हूं। यह व्यक्ति है उमेश रेड्डी। उमेश रेड्डी एक कन्विक्टेड सीरियल रेपिस्ट है। सोचिए, हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी उमेश रेड्डी जैसे बलात्कारियों को वीआईपी बनाओ की मानसिकता से चलती है। उसके कमरे में टीवी दिख रहा है आपको, उसको दिख रहा है कि वो कैसे फोन पर बात कर रहा है और उसको मनचाहा खाना वहां पर परोसा जा रहा है, और ये एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके ऊपर क्या आरोप लगे हैं। पुलिस ने बताया है कि यह व्यक्ति कम से कम 18 मर्डर और 20 रेप के लिए जिम्मेदार है। एक रेप उसने एक छोटी सी हाई स्कूल जाने वाली बच्ची का किया था और फिर उसके बाद उस बच्ची का सिर फोड़ दिया था। एक 16 साल की बच्ची का चित्रदुर्गा में रेप और मर्डर किया था। एक 37 वर्षीय विधवा का उसने घर में घुसकर उसके 7 साल के बच्चे के सामने, जो विटनेस है, उसके सामने जाकर रेप किया था, और स्वयं उसने 18 मर्डर्स किए हैं, यह कन्फेशन उसने दिया है, और कई केसेस में कन्विक्ट हुआ है। और जब कन्विक्ट हुआ तो पता है कर्नाटका हाईकोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा? कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि दिस मैन इज अ डेविल इन मैन्स गार्ब, और जो व्यक्ति डेविल इन मैन्स गार्ब है, यह बलात्कारी, हमने देखा है पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी बचाती है बलात्कारियों को, पर कर्नाटका में वीवीआईपी बनाती है उमेश रेड्डी। तीसरा प्रमाण जो सामने आया उमेश रेड्डी और उसके अलावा, वो है तरुण राजू, जो को अक्यूज्ड है गोल्ड स्मगलिंग में रानिया राव, जो अभी पकड़ी गई है एक्ट्रेस, उसके साथ। और रानिया राव का भी किस प्रकार से मंत्रियों के साथ और वहां के प्रशासन के साथ कनेक्शन रहा है, यह सबको पता है।
तरुण राजू को भी मोबाइल फोन, वीवीआईपी सर्विसेज, पार्टी करने की परमिशन, क्योंकि तरुण राजू ने 100 किलो गोल्ड की स्मगलिंग की है। तरुण राजू ने 24 कैरेट जो सोना है, लगभग करोड़ों रुपए का सोना है जो उससे बरामद हुआ था रानिया राव से, उसमें स्मगलिंग करने में उसका पूरा योगदान था। ऐसे व्यक्ति को भी कांग्रेस पार्टी वीवीआईपी सर्विसेज दे रही है। और अब जब आज सुबह यह तय किया गया कि इस पर प्रेस वार्ता की जाए और सवाल पूछा जाए वहां की सरकार से, तो एक और वीडियो सामने आया है और यह वीडियो भी देखने लायक है। यह बेंगलुरु सेंट्रल जेल का वीडियो है। आप समझेंगे कि किसी नाइट क्लब का वीडियो आपको दिखा रहा हूं, पर देखिए कैसे नाइट क्लब और पार्टिंग जोन कर्नाटका की कांग्रेस सरकार सेंट्रल जेल में ही बनाती है। उसका मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहता हूं। ये जेल है। मनचाहा खाना, दारू, शराब, यह है कांग्रेस का मॉडल। आप देख सकते हैं कि प्रिजन को पार्टी जोन बनाओ और आतंकियों के ऊपर हमला नहीं, उनके साथ जलसा और उनका जलवा बढ़ाओ। यह कांग्रेस का मॉडल है। और सोचिए कांग्रेस ने आज किस दुर्दशा के तहत कर्नाटका को बर्बाद किया है। जेल जो एक हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां पर अपराधी रहते हैं, जहां पर खूंखार आतंकवादी को रखा जाता है, जहां पर कन्विक्टेड बलात्कारी होते हैं, वहां पर तो सुरक्षा के नाम पर क्या चल रहा है आपने देखा ही है। जेल के बाहर की भी स्थिति आप लॉ एंड ऑर्डर की देखिए कर्नाटका में। अभी कुछ दिन पहले मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट किया था कि एक 20 साल की महिला रैपिडो बाइक पर जा रही थी तो उसका मोलेस्टेशन कर दिया गया। एक डिलीवरी बॉय जाता है और वो एक ब्राजीलियन मॉडल तो अब पता ही है, राहुल गांधी जी उसके बारे में काफी व्याख्यान करते हैं। ब्राजीलियन मॉडल के घर में जाकर बेंगलुरु में उसके साथ जाकर मोलेस्टेशन करता है। यह अक्टूबर की घटना है। उससे पहले अक्टूबर मिड की घटना है कि 3 लोग बेंगलुरु की महिला के घर में घुसकर उसका गैंगरेप करते हैं। और यह उस दिन गैंगरेप हुआ जिस दिन हमारी बेटियों ने वर्ल्ड कप जीतने का काम किया। उससे पहले बेंगलुरु के एक कॉलेज के मेंस वॉशरूम में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का रेप होता है। उससे पहले बेलगावी में एक माइनर लड़की का रेप होता है और 5 लोग उसमें गैंग रेप में शामिल होते हैं। उससे पहले एक इजरायली टूरिस्ट और उसके साथ रहने वाली महिला का दिन दहाड़े रेप होता है टूरिस्ट स्पॉट पर, और उसमें भी कुछ गैंग रेप के लोग फरार हो जाते हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा नहीं जाता है। और फिर हमने देखा है कि बेंगलुरु की सड़क पर सीसीटीवी फुटेज आया था कि किस प्रकार से महिला को मोलेस्ट किया जाता है। और जब जी परमेश्वर होम मिनिस्टर से सवाल किया जाता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है सड़कों पर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, कोई हिंदू अपनी यात्रा निकालता है तो उसके ऊपर हमला हो जाता है, तो वो कहते हैं कि ये तो छोटी मोटी घटना है, होती रहती है। ये लेवल ऑफ सीरियसनेस है कर्नाटका की सरकार का। और कर्नाटका की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को न केवल जेल के बाहर भी बर्बाद किया, पर जेल के अंदर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था नहीं बची है। आज इसका प्रमाण सामने आ चुका है। पर इस पर कार्रवाई करने के बदले, इस पर अकाउंटेबिलिटी के बदले हम क्या देखते हैं कि कर्नाटका की सरकार पूरी तरह से सत्ता की लड़ाई में व्यस्त है। अभी एक रिपोर्ट मैंने देखी है कि डीके शिव कुमार जी और सिद्धरमैया जी दोनों दिल्ली आना चाहते हैं। एक चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, दूसरे चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की पद पर आसीन हो जाऊं। तो पावर की लड़ाई में पीपल की कोई चिंता नहीं है। पावर की इस लड़ाई में पॉटहोल्स की कोई चिंता नहीं है। पावर की इस लड़ाई में प्रिजन के अंदर क्या हो रहा है, अपराधी किस प्रकार से रखे जा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। केवल सत्ता की लड़ाई के लिए ये लोग लड़ते रहते हैं और जनता जो है वो त्रस्त है। हमने ये भी देखा है कि ये किस प्रकार से करप्शन वाली सरकार बनी है। आईएनसी का मतलब ही अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड करप्शन हो चुका है। और ये करप्शन का ही कल्यूजन और पूरी तरह से एक नेक्सस है जिसके चलते सेंट्रल जेल हो
या दर्शन का केस हो जिसमें कि हमने देखा किस प्रकार से वहां पर भी वीवीआईपी फैसिलिटी दी जा रही थी, या कलबुर्गी जेल का केस हो जहां पर वीवीआईपी पार्टी चल रही थी जेल के भीतर, यह पूरा का पूरा करप्शन का नेक्सस है। और इसीलिए आज कर्नाटका में इस सरकार के करप्शन का एक और प्रमाण ये जेल के भीतर वीवीआईपी फैसिलिटीज जो दी जा रही है वो भी है। कर्नाटका में वैसे करप्शन का अगर देखा जाए तो एक नहीं कई आपके सामने किस्से सामने आते हैं। एक तो मूडा स्कैम है जिसमें खुद मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, दूसरा है वाल्मीकि स्कैम जिसमें कर्नाटका के मंत्री इन्वॉल्व थे, पर वाल्मीकि स्कैम में भी किस प्रकार से मंत्री को बचाया गया। फिर उसके बाद हाउसिंग स्कैम जिसके बारे में स्वयं कांग्रेस के ही विधायक ने बताया, लिकर स्कैम जिसके बारे में लिकर वेंडर्स ने खुलासा किया, कॉन्ट्रैक्टर्स के विषय में घूसखोरी और स्कैम जिसके बारे में लेटर लिखकर बताया कॉन्ट्रैक्टर्स ने कि 30,000 करोड़ की बकाया रकम बिना घूस के कांग्रेस की सरकार रिलीज नहीं कर रही है, सैंड माफिया स्कैम जिसके बारे में सीएम के एडवाइजर ने बताया, और अब ये वीवीआईपी जेल ट्रीटमेंट स्कैम। मतलब वीवीआईपी सुविधा पानी है तो मंत्री से लेकर वहां के अधिकारी को घूस दो, और चाहे आप आतंकी हो, अपराधी हो या बलात्कारी हो, आपको वीवीआईपी फैसिलिटी मिलेगी। और इसीलिए आज केवल बयानबाजी से नहीं, कमिटी की बातों से नहीं, आज सवाल यह बनता है कि क्या सीएम सिद्धरामैया जी और एचएम मिस्टर परमेश्वर जी अकाउंटेबिलिटी रहते हुए इस पूरे मामले पर अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि बिना उनके नेक्सस के, बिना कांग्रेस के समर्थन के हाथ के, बिना कांग्रेस के एक्टिव समर्थन के, बिना वहां की सरकार के कल्यूजन के, इस प्रकार से आतंकवादी को, बलात्कारी को और अपराधी को वीवीआईपी सेवाएं नहीं मिल सकती। और लगातार जब से उनकी सरकार आई है तब से एक के बाद एक हर 2 महीने से ये केस सामने आते हैं। तो इसीलिए आज सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से है कि बिहार में तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जंगल राज वहां पे फिर से आ जाए, पर आपने बेंगलुरु और कर्नाटका में जो जंगल राज स्थापित कर दिया है, इसके लिए क्या आप चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से और गृह मंत्री परमेश्वर जी से कोई अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, कोई इस्तीफा मांगेंगे, या ये कांग्रेस की नई गारंटी है? इसके अलावा कोई आपके सवाल होंगे इस विषय पर या और कोई विषय पर तो आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। तो भाजपा की प्रेस वार्ता आप देख रहे थे जिसमें सीधे तौर पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर आतंकवाद के प्रति नरमी का रुख बरतने का आरोप लगाया है, और उसमें मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी बात उन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तमाम तरह के जिस तरह के लगातार घटनाक्रम रहे हैं उसका भी उन्होंने ब्यौरा दिया। बीजेपी ने बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल का भी एक वीडियो दिखाया। आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल का ये वीडियो शेयर किया है जिसमें एक कथित आईएस के आतंकी को हाई सिक्योरिटी वाली जेल के अंदर मोबाइल चलाते हुए और वीआईपी सुविधाओं के साथ, देखिए ये दिख रहा है इस वीडियो में, और इस वीडियो में टीवी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। और वहीं एक दूसरा वीडियो भी है जहां पर कुछ कैदी शराब के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो को एक्स पर साझा किया और ये लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस के शासन में आतंकवादी को वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल से एक चौंकाने वाले वीडियो से ये पता चलता है कि आईएस भर्ती करने वाला जुनैद हमीद शकील माना जेल के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए और स्वतंत्र रूप से टीवी देखते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर और जेल महानिदेशक बी दयानंद ने एक विस्तृत जांच का आदेश दिया है और अधिकारियों को उस फुटेज की सत्यता की जांच करने का निर्देश दिया है। इस बीच भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। उसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो कई गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल से जो वीडियो
वायरल हुआ है, जिसमें ISIS आतंकी को VIP ट्रीटमेंट दिया गया है, जिसमें वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ कैदी जो है डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो जेल का वीडियो है, उस पर बीजेपी ने गहरी आपत्ति दर्ज की है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए हैं और कई बड़े सवाल भी किए हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन मिड डे प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गुजरात के बाद अब हरियाणा में भी आतंकियों की धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में संयुक्त अभियान चलाकर एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने अभियान पर जानकारी दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने छापेमारी कर एक कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर से हथियारों का जखीरा, 360 किलो विस्फोटक सामग्री जो संभावित अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, और वॉकी टॉकी बरामद किया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच अभियान अभी भी जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पहले अभियान में एक आतंकी को सहारनपुर से धरा गया था। हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। पुलिस आयुक्त सत्येंद्र गुप्ता ने यह भी बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और फिजिशियन के तौर पर काम करता था। ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। हमारा ही वॉज अ फिजिशियन देयर। इससे पहले कल गुजरात ATS ने अहमदाबाद में रासायनिक जहर से हमले की योजना बना रहे एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। गुजरात ATS की माने तो अहमद मोइनुद्दीन सैयद एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए रिजिन नाम का विस्फोटक जहर बना रहा था। अहमद मोइनुद्दीन इस जहर पर लंबे वक्त से काम कर रहा था। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे, और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। जावेद हमारे साथ अनंतनाग से जुड़े हुए हैं, मेघना देव हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं, दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। दिवांशु, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई, किस तरह की जो संयुक्त कार्रवाई रही और क्या कुछ इसमें निकल कर आया है, और इसमें और भी कई बड़े हाथ जो हैं लग सकते हैं आतंकवादी घटनाओं को जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है और उन पर जिस तरह से जो पुलिस की कार्रवाई है और जो संयुक्त अभियान है वो लगातार जारी है।
देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो है पिछले करीब 15 दिनों से चल रहा था। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ एक इनपुट शेयर किया था और उसमें यह कहा था कि फरीदाबाद में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि देश विरोधी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे फरीदाबाद में ये एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया और डॉक्टर मुजम्मिल नाम के एक शख्स को सबसे पहले गिरफ्तार किया। और उसकी गिरफ्तारी जब हुई, उसके बाद जब उससे पूछताछ हुई तो उसने ये खुलासा किया कि फरीदाबाद में ही एक ऐसी जगह है जहां पर बड़ी मात्रा में जो है ज्वलनशील पदार्थ उसने रखा हुआ है, इसके अलावा कुछ हथियार भी रखे हुए हैं। जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस उस ठिकाने पर पहुंची और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि वहां से करीब 360 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है, जो कि काफी ज्वलनशील ये पदार्थ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां से कुछ टाइमर्स बरामद हुए हैं, कुछ रिमोट बरामद हुए हैं और कुछ जो है मेटल का जो सामान है वो बरामद हुआ है। और इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि वहां से सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुई हैं, असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। तो कुल मिला के एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये मुजम्मिल था, ऐसा पुलिस को लग रहा है। और यही वजह है कि मुजम्मिल से लगातार अब पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल की बात करें तो फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर मुजम्मिल आया जाया करता था, वहां पर भी लगातार छापेमारी कर रही है। और इसके अलावा पुलिस को इस बात का भी शक है कि मुजम्मिल अकेला नहीं है, बल्कि उसके कुछ ऐसे लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं जो कि फरीदाबाद में फिलहाल सक्रिय हो सकते हैं। और यही वजह है कि मुजम्मिल के लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जहां से ये 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट आया था, उसका सोर्स क्या था, ये भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिला के कई ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में अब मुजम्मिल जो है पुलिस के सामने उसके जवाब उगलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ा ऑपरेशन दोनों ही पुलिस ने अंजाम दिया है और अब आने वाले समय में न केवल फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस इससे पूछताछ करती हुई नजर आएगी, बल्कि कई सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो भी इस मुजम्मिल से पूछताछ करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, जावेद हमारे साथ अनंतनाग से जुड़े हुए हैं। जावेद, क्या कुछ हलचल वहां पर है और क्या कुछ जानकारी आप इस डॉक्टर के बारे में देना चाहेंगे, मुजम्मिल शकील, और किस तरह से तमाम जो आतंकी सुराग हैं उन्हें नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी अनंतनाग से? जी रमा, अगर हम इस पूरे जो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स की बात करें, 27 तारीख को जो ये डॉक्टर आदिल रथर है, इन्हें श्रीनगर में देखा गया था कि ये जैश मोहम्मद के पोस्टर्स पेश कर रहे थे। तो वहीं से सीसीटीवी फुटेज के थ्रू ये पता चला कि ये किसी ऐसी गतिविधि के फिराक में है जो आगे जाके बहुत ही घातक साबित हो सकती है। और उसके बाद पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेट किया और 8 तारीख को जो है एक राइफल जो है जीएमसी अनंतनाग से जो है उसको वहां से रिकवर किया गया। और जब हमने अपने सोर्स से पता किया तो पता चला कि अक्टूबर 2024 तक जो है आदिल इस जीएमसी अनंतनाग में काम करे, तो उसके बाद वो जो है फरीदाबाद में एक निजी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो वहां पे काम कर रहे थे। और जो ही ये खबर यहाँ अनंतनाग में आई तो जो पुलिस और बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उन्होंने जो पूरी तरह से एक बार फिर वो सतर्क हुए और जगह जगह पे अभी जो है रेड्स लगा रहे हैं, वो जगह जगह पे वो जा रहे हैं कि कोई और सुराग न मिले, ताकि ये पता चले कि जो आदिल है उसके साथ जो मुजम्मिल शकील है कि आखिर क्या बात है, कौन सी गतिविधि ये अंजाम देने वाले थे फ्यूचर में। और इससे ये भी कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि अब कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स इस तरह से इस तरह की गतिविधि में इनका आना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि कुछ बड़ा करने के फिराक में जो जिनसे भी इनका कनेक्शन था वो थे। और अभी की अगर हम अनंतनाग के पूरे दक्षिणी कश्मीर की बात करें, जगह जगह पे पुलिस और अगर हम अनंतनाग के ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की बात करें वो जगह जगह पे जा रही है और छापा मार रही हैं। और अगर हम आदिल की बात करें, वो काजी उनके एरिया में रहता था और 24 तारीख तक वो 2024 के अक्टूबर तक वो इस जीएमसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था और बाद में जो है उसको 6 तारीख को जो है पकड़ा गया। और उसके बाद अभी की जो गतिविधि हुई है यहाँ फरीदाबाद में, जहां से कुछ एमुनिशन पकड़ा गया, तो यही कुछ हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि जो गतिविधियां हो रही हैं कहीं ना कहीं कुछ बड़ा प्लान करने के फिराक में ये लोग थे। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है बाकी एजेंसीज हैं, वो इस पर लगी हुई हैं
कि किस तरह से कुछ और लोगों को भी पकड़ा जाए ताकि पता चले कि मोटो क्या था इस सब के पीछे। जी मेघना हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं। मेघना, एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया गया और काफी ये संवेदनशील और अहम भी हो जाता है। राइजिन जो बनाने की कोशिश की जा रही थी और एक बड़ा जो है यहाँ पर नुकसान हो सकता था। किस तरह से वहां पर भी अब तमाम जो पर्याप्त जो सतर्कता है वो है, किस तरह से वहां पर भी संपर्क सूत्र तलाशे जा रहे हैं, और एक डॉक्टर का फरीदाबाद में यहाँ पर भी इस तरह की साजिश में शामिल होने का ये जो अंदेशा है और जिस तरह से तमाम कार्रवाई की गई है, किस तरह से इनमें आपस में संपर्क भी हो सकता है? बिल्कुल रमा, ये बात बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो बेशक इस बात की भी तफ्तीश कर रहे होंगे कि क्या इन सभी इंसिडेंट्स में और इन सभी गिरफ्तारियों के बीच कोई लिंकेज है, क्या ये आतंकवादी आपस में थे किसी तरीके से। दूसरी बात यह है जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो अहमद मोइनुद्दीन सैयद है उसकी जो गिरफ्तारी हुई है, उसके पास जो रेजिन नाम का जो हम बता रहे हैं बहुत ही पोटेंट जहर है, उसको बनाने की पूरी तैयारी थी। 10 लीटर की एक बोतल में 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला है और उसके साथ ही काफी इक्विपमेंट्स मिले हैं जिससे जहर को बनाया जा सके। तो इसके बारे में भी पूछताछ हो रही है कि क्या इसका क्या इरादा था, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ और ऐसे कुछ शहरों में इन लोगों ने और इनके जो संपर्क में जो लोग थे उन लोगों ने यहाँ पर रेकी की है। तो क्या इरादा था इनका और किस इरादे से वो जहर बनाने जा रहा था, ये बेशक जांच का विषय है। और उसके साथ ही अगर देखें तो हथियारों की भी सप्लाई ये लोग कर रहे थे। राजस्थान बॉर्डर से इनको जो सप्लाई हो रहे थे हथियार, वह उन 2 शख्स को भी पकड़ा है जो ISIS से जुड़े हुए हैं। ये जो हथियार इनको मिल रहे थे, जांच में ये पता चला है कि ये हथियार ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे थे और उसके बाद ये सप्लाई किया जा रहा था। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से, और जो मेन जो व्यक्ति है जिसके पास ये जहर बनाने की जो पूरी सामग्री है वो बरामद हुई है, वो उस व्यक्ति ने चाइना से MBBS किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो किस मानसिकता का व्यक्ति होगा, उसके पास कितनी कैपेबिलिटी हो सकती है जहर बनाने की और इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने की, और उसके पास जो केमिकल की समझ है वो बेशक आम लोगों से बेहतर होगी। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि साइनाइड से भी ज्यादा पोटेंट ये जहर हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एक बहुत बड़ा जो आतंकवादी हमला था और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा जो डिजास्टर हो सकता था उसको टाला है अहमदाबाद गुजरात ATS। बिल्कुल एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है और देश भर में इसे लेकर अब अलर्ट भी है कि क्या ये जो नापाक मंसूबे थे इनके सूत्र कहीं और से भी जुड़े हो सकते हैं, और उसी के तहत फरीदाबाद में कार्रवाई होना और लगातार जो तमाम एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं वो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। मेघना आपका, जावेद आपका, दिमांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के दूसरे स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने बायो E3 नीति को मान्यता दी है, जिसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। उन्होंने साथ ही कहा कि ये नीति व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसे नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और सर्कुलर बायो इकोनॉमी के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। India has already initiated herself into this process by way of the declaration of Bio E3 policy, and I must thank Prime Minister Modi for having encouraged us to do so and for having himself taken up the initiative to get through that policy in the cabinet and to get it the acceptability of the government. Today it may not sound very much visible or real, but tomorrow at least the world will not have the opportunity to say that we are late beginners. We would have already initiated ourselves into something which is already happened. That's quite contrary or quite in contrast to what happened in the IT domain. और अंतिम चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 20 जिलों की 122 सीटों पर कल मतदान होगा। इसके बाद सभी की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिक जाएंगी। यहां एनडीए और महागठबंधन दोनों के कई प्रमुख नेताओं का भविष्य दांव पर है। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिले में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की टीम ने इन क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया गया। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चिन्हित मतगणना हॉल और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दूसरे चरण के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो केंद्रीय सुरक्षा बलों के कुल 1650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी प्रत्येक जिले में भेजी गई हैं, ताकि हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। इस चरण में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी बूथ हैं। दूसरे चरण में कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बॉर्डर भी सील किया गया है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त मतदान संभव हो सके। दूसरे चरण में कल 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हमारे संवाददाता जो हैं मौजूद हैं तमाम इलाकों में, उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह का माहौल, किस तरह की तैयारी। अररिया से मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सासाराम से अमरेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं और मधुबनी से शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, किस तरह की तैयारियां? देखिए, आज सुबह से ही अररिया में ईवीएम जो डिस्पैच है वो किया जा रहा था। बड़ी संख्या में मतदान कर्मी जो है उनको सारी फैसिलिटीज के साथ में उनके पोलिंग बूथ पर भेजने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही थी। अररिया जो है वो बेसिकली सीमांचल का एक जिला है। सीमांचल में 4 जिले आते हैं, जिसमें एक जिला अररिया भी है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज 4 जिलों को मिलाकर के 24 सीटें हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार के चुनाव में ये 24 सीटें बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि पिछली बार इसके आधे यानी 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा था, जिसमें 8 सीट जो थी वो भाजपा के पास थी और 4 सीट जो थी वो जदयू के पास थी। और इस बार एनडीए की पूरी कोशिश है कि अपना जो स्ट्राइक रेट है इस इलाके में वो बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है वो भी पुरजोर कोशिश कर रही है। पिछली बार 5 सीटों पर AIMIM ने कब्जा किया था, तो निश्चित रूप से जो मुकाबला है वो काफी कांटे का है, टक्कर का है। इसके साथ ही अगर सिर्फ सीमांचल की बात की जाए तो एक पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के 2 जो मंत्री हैं वर्तमान में, उनकी साख भी दांव पे लगी हुई है। ऐसे में जो सीमांचल की जीत है वो निश्चित रूप से एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। जय रमा।
अमरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से का उत्साह सासाराम से दिखाई दे रहा है, काफी महत्वपूर्ण इलाका वो भी। अमरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? निश्चित तौर पे रमा, सासाराम एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है और रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एक बहुत महत्वपूर्ण सीट सासाराम। रमा, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं निश्चित तौर पे बता दूं कि सासाराम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और रोहतास जिले की 7 विधानसभाओं में से एक महत्वपूर्ण सीट है और लगातार इस पर काफ़ी टाइम तक एनडीए का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ से महागठबंधन ने जीत दर्ज की और इस बार जो है ये सीट एक हॉट प्रोफाइल सीट मानी जा सकती है, क्योंकि इस सीट पर जो है उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और लगातार सभी पार्टियों जो एनडीए के सहयोगी हैं उनके लिए उन्होंने प्रचार किया। और जब पहले चरण का मतदान बहुत ही बेहतरीन हुआ, जहां पर बहुत अच्छी तैयारियां की गई और दूसरे चरण के लिए भी बिहार उत्साह के साथ मतदान करने को तैयार है। और मैं इस समय रोहतास जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सासाराम के ईवीएम डिस्पैच सेंटर पर हूं और आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस समय यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी जो है ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं और यहाँ से सारी पार्टियां जो पोलिंग बूथ की पार्टियां हैं अभी रवाना होंगी, उनको ईवीएम वीवीपैट से मिलान कराया जा रहा है, किस तरह से ऑपरेट किया जाए उसके बारे में ट्रेनिंग की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो निर्वाचन आयोग ने ऐप दिया है उसको किस तरह से ऑपरेट करना है। और दूसरी एक अहम चीज़ की मतदान पर आए हुए हर व्यक्ति से बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करनी है, क्यू में लगाकर आपको मतदान कराना है। और सुबह 5 बजे की मॉक ड्रिल की जाएगी, 5 से 6 घंटे की हर बूथ पर एक यहाँ पे मॉक ड्रिल है और 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। तो बड़ी तैयारियों के साथ डिस्पैच सेंटर पर इस समय जिलाधिकारी और पुलिस के पदाधिकारी हैं और एक्स्ट्रा जो फोर्सेज है उनको भी यहाँ से डिप्लॉयड किया जा रहा है। शाम को 5 बजे तक का टारगेट दिया गया है रोहतास पूरे जिले में कि जितने भी पोलिंग स्टाफ हैं वो शाम को 5 बजे जाकर पहुंचकर और जो निर्वाचन आयोग का एक ऐप है उस पर अपना प्रेजेंस दिखाएंगे और उसके बाद रात भर तैयारियां होंगी। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मॉक पोलिंग होगी और 7 बजे मतदान होगा। तो इस तरह का एक उत्साह। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जिस तरह से मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की है, इस रोहतास में भी अच्छी संख्या में लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। स्कूल के बच्चे जो हैं इस समय सड़कों पे लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अलग अलग जो गायक हैं वो गीतों के माध्यम से पूरे शहर में घूम कर लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। और जिस तरह के प्रथम चरण में मतदान हुआ तो उम्मीद की जानी चाहिए इस बार का ये चरण भी बड़ी संख्या में मतदान करेगा। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत होगा उन सीटों पर है, तो ये तय करेगा कि सत्ता की चाबी आखिर किसको मिलती है, कौन विनर होगा। ये तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्र जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। रमा, बिल्कुल। मधुबनी से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, जो राजनीतिक दल है उनका प्रचार तो खत्म हुआ, लेकिन मुद्दों का शोर किस तरह से है वहां पर, किस तरह की तैयारियां और किस तरह से मतदाताओं में उत्साह? रमा, देखिए, इस दूसरे चरण में जिस 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है कल, उसमें अभी अमरेंद्र जो ये उत्तर प्रदेश से सटा इलाका है, सासाराम, कैमूर, भभुआ, उससे पहले मधुरेश सीमांचल में मौजूद हैं और मैं मौजूद हूं मिथिलांचल में। दरभंगा में पहले ही मतदान हो चुका है और बाकी मिथिलांचल के जो विधानसभा या जिले हैं उसमें मधुबनी हो या पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, इन सब पर मतदान होना है। निश्चित तौर पर बहुत सारे मुद्दे हमने देखा चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले, चाहे वो मखाना किसानों के मुद्दे हो या फिर जो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर आए इस मिथिलांचल में उसकी चर्चा हो, ये सब देखने को मिली। मधुबनी में 10 विधानसभा सीटें हैं मधुबनी जिलों में, जिसमें 8 पर एनडीए का कब्जा था पिछली बार। तो एनडीए के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि वो अपनी स्थिति बरकरार रखे या फिर उसको और बढ़ाए। जिस फैक्टर की चर्चा मधुरेश कर रहे थे, ओवैसी फैक्टर की, वो वहाँ सीमांचल में, यहाँ मिथिलांचल में कुछ सीटों पर जन स्वराज की फैक्टर की चर्चा है कि आखिर उनके जो उम्मीदवार हैं वो उससे किस दल को, किस गठबंधन को फायदा होगा या नुकसान होगा, इसकी भी काफ़ी चर्चा हमने देखी है। जिन
सीटों पर मतदान होना है इस मिथिलांचल में, उसमें 40 सीटों की अगर बात करें, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी या फिर मधुबनी और उसके आसपास, तो उसमें 31 सीटें एनडीए के खाते में थी। यानी पूरे बिहार में सबसे शानदार प्रदर्शन अगर एनडीए का था तो इसी मिथिलांचल में था। तो एनडीए के लिए जरूर चुनौती होगी कि वो इस आंकड़े को बनाए रखे, और साथ ही साथ महागठबंधन के लिए ये चुनौती इसलिए है क्योंकि वो आरजेडी सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी। तो ऐसे में अगर वो इस इलाके से कुछ बढ़त नहीं लेते हैं तो उनका जो सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो उस लिहाज से मिथिलांचल बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। हम जानते हैं मिथिलांचल वैसे भी पेंटिंग के लिए, मिथिला पेंटिंग के लिए फेमस है। हम इस वक्त मिथिला में चित्रकला संस्थान में मौजूद हैं। बहुत सारे छात्राओं ने अपील की है कि लोग घरों से निकलें। तो निश्चित तौर पर, और जहां तक चुनाव के रंग के सवाल है, एक हमने पेंटिंग यहाँ देखी जो लोकतंत्र के महापर्व पर लोगों से अपील कर रही है कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बिल्कुल, तो तमाम फैक्टर्स हैं, तमाम मुद्दे हैं और बहुत से रोचक तथ्य भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मतदाता बड़ी संख्या में फर्स्ट फेज़ में जिस तरह से निकल कर आया उसी तरह से सेकंड फेज़ में भी निकल कर आए। इसके लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी की है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, मधुरेश आपका, अमरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में डिफेंस पीएसयू भवन का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक भवन रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी डिफेंस पीएसयू के बीच समन्वय, नवाचार और सहयोग का केंद्र बनेगा। भवन में आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, डिस्प्ले जोन और AR/VR तकनीक से लैस सिमुलेशन रूम बनाया गया है जो वास्तविक युद्ध परिस्थितियों का अनुभव कराने में सक्षम है। ये पहल रक्षा उत्पादन विभाग की आत्मनिर्भर भारत, सतत विकास, कार्यकुशलता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार और AIMIM पर बंगाल की हिंदू लड़कियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंदी संजय कुमार का कहना है कि पश्चिम बंगाल की नाबालिग हिंदू लड़कियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनका शोषण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों ने ओल्ड हैदराबाद की रहने वाली पश्चिम बंगाल की हिंदू लड़कियों के शोषण पर आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि ओल्ड हैदराबाद AIMIM के प्रभाव वाला इलाका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ड्रग रेप रैकेट वाले गिरोह की ओर से नाबालिग बच्चियों को साजिश करके पहले तो नशीले पदार्थों की लत लगवाई जाती है और फिर उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। पीड़ित लड़कियों की मानसिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। बंदी संजय कुमार का कहना है कि जब परेशान माता पिता पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुराने शहर के पुलिस जांच करने से इनकार कर देती है, जिसके चलते एक मामले में तो पीड़िता के माता पिता ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पुलिस पर इस गिरोह से मिलीभगत करने का भी आरोप लगाया और कहा कि राज्य का खुफिया तंत्र सैकड़ों नाबालिग जिंदगियां बर्बाद करने वाले इस खूंखार गिरोह पर शांत है। उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा हिंदू सुरक्षा दस्ता बनाकर एक बड़ा विरोध मार्च निकालेगी और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस दौरान अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जिम्मेदार होंगे। और अब खबरें खेल जगत की। और खेल की खबरों की बात करें तो काहिरा में आयोजित ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के अनीश भनवाला ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने फाइनल में कुल 28 निशाने लगाए। ये उनके करियर का पहला सीनियर व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप पदक है। ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने अब तक कुल 5 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं भारत की शीर्ष पिस्टल निशानेबाज सुरुचि सिंह, मनु भाकर और ईशा सिंह आज 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उतरेंगी। टीम इंडिया अब भी काहिरा चैंपियनशिप में और पदक जीतने की उम्मीदों के साथ अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। गुजरात के सूरत में रविवार को क्रिकेट के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचा गया। मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने
रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 25 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज आकाश ने अपनी तूफानी पारी से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड के वेन वाइट का 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। वेन वाइट ने 2012 में लिसेस्टरशायर के लिए ये रिकॉर्ड बनाया था। आकाश जब नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए तब मेघालय की टीम 576 रन बना चुकी थी और 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन आकाश ने आते ही अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने लगातार 8 छक्के जड़े, जिसमें से 6 छक्के उन्होंने एक ही ओवर में गेंदबाज लीमर डाबी पर मारे। आकाश 14 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे और उनकी इस पारी की बदौलत मेघालय ने 6 विकेट पर 628 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश इस मुकाबले में 593 रनों से पीछे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नागालैंड के कोहिमा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और विधायक भाग ले रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा वो खुश हैं कि नागालैंड की ही धरती पर पहला सम्मेलन हुआ था और आज 22वां सम्मेलन भी इसी धरती पर हो रहा है। मैं नागालैंड सीपीए जोन 3 में आप सबका इस जीवंत धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि सीपीए जोन का पहला सम्मेलन भी नागालैंड में हुआ था और आज 21वां सम्मेलन भी नागालैंड की धरती पर हो रहा है। इसके साथ ही मिड डे लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।